नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है और इस बीच जिस कोरोना को चीन ने जन्म दिया वो भारत की सीमा को हड़पने की ताक में लगा हुआ है। हालांकि भारत सरकार बार बार ये कह रही है कि भारत की ज़मीन अभी तक चीन ने कब्जे में नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से चीन आगे बढ़ा है उसको देखते हुए जो पूर्व कई सैनिक अधिकारी हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है, उनका कहना है कि 1962 से लेकर अभी तक चीन जो है उस इलाके में करीब करीब 40 से लेकर 60,000 वर्ग किलोमीटर पर अपना कब्जा जमा चुका है और ये लगातार बढ़ रहा है। और इस साल मई में भी उसने कदम आगे बढ़ा लिए हैं और वो पीछे लौटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि भारत सरकार बार बार इससे नकार रही है और ये बताना चाहती है कि वो जल्दी ही बातचीत से इन स्थितियों से निपट लेंगे। आज भी वरिष्ठ स्तर पे बातचीत चल रही है और इसके पहले भी बातचीत हो चुकी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार, जिन्होंने चीन और भारत की सीमा को लेकर काफ़ी सारा काम किया है और इस सीमा को बहुत अच्छी तरह से वो समझते भी हैं। और हमारे सामने कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें से जो है वो कई पूर्व सैनिक अधिकारियों की रिपोर्ट्स भी हैं, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत सबसे पहले इस सवाल से करते हैं कि क्या सचमुच चीन ने भारत के ज़मीन को इस साल अप्रैल मई जून वगैरह में कब्जा किया है, यानी वो जहाँ तक LAC जिसको हम कहते थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे भारत के अंदर आया है या नहीं आया है? हरि जी। ये तो देखिए मोटा मोटा साफ है कि चीन जो है वो 4-5 जगहों पे LAC को क्रॉस करके इंडियन की टेरिटरी में है। ये कोई नई बात नहीं है, टेरिटरी में आना जाना पहले भी लगा रहता था। आप आए पेट्रोलिंग किए वापस चले गए, आए पेट्रोलिंग किए वापस चले गए। हम भी कभी LAC को उस तरफ चले जाते हैं, चाइनीज़ भी कभी इस तरफ आ जाते हैं। अंतर इस बार क्या है कि आप LAC की तरफ आए और वहाँ पर आप टेंट लगा के अपनी आर्टिलरी लगा के आप वहाँ जमे हुए बैठे हैं, वापस जाने का नाम नहीं ले रहे। और जिन इलाकों में इंडिया पेट्रोलिंग करता था उन इलाकों में आप इंडियंस को पेट्रोलिंग करने से डिनाई कर रहे हैं। ये जो चीज़ है यही वहाँ पर कब्जे का यही एक मापदंड माना जाता है कि अगर आप दूसरे कंट्री को उस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे, इसका मतलब आपने अपना कब्जा उस पर कर लिया, या आप अपने परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट वहाँ बना के बैठ गए, आपने अपने टेंट लगा लिए, आपने अपनी इक्विपमेंट्स वहाँ लगा लिए, तो इसका मतलब आपने वहाँ कब्जा कर लिया। अब जो वहाँ से सूचनाएँ आ रही हैं उसके हिसाब से गलवान वैली, पैंगोंग लेक और वो हॉट स्प्रिंग्स करके ये 3 इलाके हैं जिसमें कि चाइना कहीं पे 4 किलोमीटर, कहीं पे 5 किलोमीटर, कहीं पे 6 किलोमीटर, इस तरीके से वो हमारे सीमा के अंदर तक आए हैं और उन्होंने अपनी पोस्ट वहाँ बना ली है और वो इंडियंस को उस इलाके में पेट्रोल करने से डिनाई कर रहे हैं। ये चीज़ एक मोटा मोटा साफ हो रही है। इसी के चलते चूँकि ये समस्या है, इसी के चलते कई स्तर पर बातचीत हो चुकी है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है। मिलिट्री लेवल पर आज जो बातचीत चल रही है चुशूल में, वो लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर हो रही है। हमारी तरफ से जो हमारी 14 कोर है, लद्दाख लेह बेस्ड 14 कोर है, उसके जो हेड हैं जनरल हरिंदर सिंह, वो टॉक्स को वाले ग्रुप को हेड कर रहे हैं और उनके काउंटर पार्ट जो हैं वो चाइना साइड से वो उसको हेड कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बातचीत हो रही है। पहले कर्नल लेवल पे हुई, फिर ब्रिगेडियर लेवल पे हुई, मेजर जनरल लेवल पे हुई, अब लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे हो रही है। डिप्लोमेटिकली भी कल हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं चाइना के हैं, उन्होंने अपने समकक्ष जो चाइना के उनसे फ़ोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, स्टेटमेंट भी इशू किया कि सब डिफरेंसेस को डिस्प्यूट न बनने दिया जाए, जो कि पहली स्टेटेड पोजीशन है, कोई नई बात नहीं है। तो अच्छी बात इसमें यह नज़र आ रही है कि भाई बातचीत चल रही है दोनों स्तर पर, मिलिट्री लेवल पर। लेकिन जो कंसर्न है वो ये है कि इस तरह के जो कब्जे हैं ये जितने पुराने होते चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई बॉर्डर डिलीनेटेड तो है नहीं, बॉर्डर के पिलर वहाँ पे कोई लगे हुए नहीं हैं, सिर्फ पेट्रोल आप करते हैं। और अगर आप एक लंबे समय से दूसरे पक्ष को पेट्रोल करने से मना कर देते हैं, दूसरा पक्ष पेट्रोल नहीं कर पाता, तो जितना लंबा समय बीत जाता उतना ही आप उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। ये कॉम्प्लिकेशन, इसको रिजोल्व करना होगा। इंडिया की सिचुएशन यही होनी चाहिए कि जो 1 अप्रैल को सिचुएशन थी वो स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए, तब तो इंडिया के हाथ में कुछ लगेगा। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर देखिए सिचुएशन कैसे डेवलप होगी नेचुरली। और मेरे सामने हरि जी एक हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है HS पन्नाग, उनकी एक रिपोर्ट है जो एक वेबसाइट पे छपी हुई है और इसमें उन्होंने जो लिखा है उसके हिसाब से भारत का
की जो सीमाओं के अंदर आने का सिलसिला तो 1962 में शुरू कर ही दिया था, और आज जो है वो 40 से लेकर 60 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है उनके कब्ज़े में है। और इसमें जो है दो कोशिश कर रहा है चीन। एक तो ये है कि भारत जो है अपने क्षेत्र में कोई आधारभूत सुविधा, रोड या जो वहाँ आईटीबीपी हमारी रहती है सुरक्षा के लिए, आईटीबीपी का बेस या कोई भी और चीज़ जो है वो विकसित नहीं कर पाए। और जो दूसरी जो कोशिश है कि वो हर साल थोड़ा थोड़ा करके जो है आगे बढ़ करके और उसको कब्जा करते जाते हैं। तो ये जो है ये मुझे लगता है कि ज़्यादा गंभीर मामला है। ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है। ये जो उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि साहब 60 से 70 स्क्वायर किलोमीटर वो ज़मीन हमारी कब्जा कर ली है, ये उनका एक एस्टीमेट है। हो सकता है ये सही हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन ये सब मान रहे हैं जितने भी पूर्वाधिकारी हैं सैन्य सेना के, जो उन लोगों जिन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है, जो वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन को समझते हैं, वो सभी ये मान के चल रहे हैं कि साहब चाइना ने हमारी LOC क्रॉस करके हमारे इलाके में आए। अब कितना प्रिसाइजली कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वो बैठ गए, कुछ आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, सैटेलाइट पिक्चर मिल जाती हैं। टेंट अगर उन्होंने गाड़ा हुआ है तो देखने में वहाँ पे दिख जाएगा। अब टेंट अगर उन्होंने वहाँ पे गाड़ लिया तो उसी से हम ये समझ जाएंगे भी हमारी टेरिटरी पे उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे टेंट गाड़ने की प्रथा है नहीं। वहाँ पे आप पेट्रोल करते हैं वापस चले जाते हैं, पेट्रोल करते हैं वापस चले जाते हैं, जो इस्टेब्लिश्ड पोस्ट हैं वो हैं। तो उस हिसाब से ये तो दिखाई पड़ रहा है सबको कि भी कब्जा किया हुआ। वो 60 है 70 है कितना है ये तो ग्राउंड पे मिलिट्री ही बता सकती है कि भी कितना कब्जा है, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि कब्जा है। अब ये जो स्थिति है कब्जे की, ये कहीं ना कहीं इस पे जो इस्टेब्लिश्ड मिलिट्री मैकेनिज्म है, डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म, उससे इसका समाधान निकलना चाहिए। अदरवाइज ये स्थिति गंभीर ले सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से मोबिलाइजेशन हो रहा है, दोनों तरफ से हैवी आर्टिलरी लगाई जा रही है, दोनों तरफ से ट्रूप्स का बिल्डअप हो रहा है। दोनों ही सेनाएं इस बात के लिए अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई कि कल को अगर मान लीजिए कोई एक लिमिटेड वार या लिमिटेड स्क्रिमिश हो भी जाती हैं तो दोनों उस सिचुएशन से डील करें। वो सिचुएशन दोनों ही कंट्री को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बड़े लंबे समय के बाद दोनों एक दूसरे पर फायर करें। वो सिचुएशन को दोनों कंट्रीज को अवॉइड करना चाहिए। अब देखते हैं कि इन बातचीत से क्या निकल के आता है और कुछ मसले के हल की तरफ बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो लद्दाख में जो है, जहाँ पर ये इस समय ज़्यादा विवाद चल रहा है, कोई कुछ सालों पहले जो है वो जो भूटान की सीमा, डोकलाम में जो भूटान की सीमा में है उस पर विवाद हुआ था। तो ये एक इलाका जो हमारा लद्दाख, सिक्किम, भूटान, ये कई सारे इलाके चीन से लगते हुए हैं। इसमें से लद्दाख में 857 किलोमीटर की सीमा जो है वो चीन के साथ लगी हुई है, और इनमें से 368 किलोमीटर डिफाइंड है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और करीब करीब 489 यानी 489 किलोमीटर जो है वो उसको LAC कहते हैं। और चीन ने 1960 में एक मैप जारी किया था, और उसमें ये जो अभी जहाँ तक ये पहुँचे हैं ये सारे इलाके उन्होंने अपने दिखाए थे, और इस पर फिर युद्ध किया उन्होंने 1962 में। उस हमारी तैयारी नहीं थी, और उसके बहुत सारे जो बड़ा सा हिस्सा है वो उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और अब जो जहाँ पर मेन विवाद चल रहा है लद्दाख रेंज में, पैंगोंग रेंज में, और शायोक नदी का जो क्षेत्र है उसमें, तो ये जो है यहाँ पर LAC जो है वो डिफाइंड नहीं है, और मतलब जो फोर्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चीन की हो या भारत की हो, कुछ जगहों पे वो 10 किलोमीटर का एरिया है जो अनडिफाइंड है, कुछ जगहों पे 80 किलोमीटर तक का भी एरिया है जो अनडिफाइंड है। और अब चीन जो है ऐसा लग रहा है कि 1960 का जो मैप था, जो एक तरफा अपनी तरफ से चीन ने थोप दिया, और 1962 में उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो कब्जा कर लिया, उसका एक एक्सटेंशन ये लग रहा है अब जो चीन करने जा रहा है। देखिए, जो प्रेजेंट LAC जिसको हम LAC कहते हैं वो 1962 की लाइन है। 1962 में जब दोनों की लड़ाई थमी थी, और उसके बाद जो दोनों का एग्रीमेंट हुआ था कि भाई ये पोस्ट हैं, ये बॉर्डर है, तो मोटा मोटा मतलब हम उसको मान के चलते हैं। उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें प्रिसाइजली आपकी तय नहीं हो पाई, क्योंकि वेदर की वजह से उतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी तय हो गई हैं, आपने टेक्नोलॉजी की वजह से उन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, बहुत सारे फैक्टर्स को, आपके ड्रेसेस आपके अच्छे हो गए हैं, तो आप वहाँ पर ट्रूप अपने भेज सकते हैं, रात में ट्रूप वहाँ रुक सकते हैं। तो अभी भी जो ये तकरीबन 500 किलोमीटर का इलाका है जिसको हम LAC बोलते हैं, इस पर 23 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे कि हमारे डिस्प्यूट हैं, जहाँ पे कि चाइना ये कहता है कि LAC यहाँ नहीं यहाँ है, हम ये कहते हैं कि नहीं LAC वहाँ है, वो डिस्प्यूट हमारे हैं।
अब उन डिस्प्यूट्स के चलते उसके बावजूद भी मोटा मोटा एक शांति रहती है। ठीक है, कभी 4 किलोमीटर वो अंदर आ गए, आपने उनको मना किया वापस चले गए, आप अंदर चले गए, उन्होंने आपको मना किया आप वापस आ गए। कभी कभी स्टैंड ऑफ हो जाते हैं, पहले जैसे चुमार में हुआ या डोकलाम में, डोकलाम तो खैर उधर सिक्किम की तरफ पड़ जाता है, इस तरफ भी मतलब इस तरह के डेप्सोंग में हुआ, इस तरह के कभी कभी स्टैंड ऑफ हो जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक हम उन मसलों को बातचीत से सुलझाते रहे। हाँ, कोशिश चाइना की ये रहती है कि कुछ यहाँ पे इलाका ले ले, कुछ यहाँ पे इलाका ले ले, कुछ यहाँ पे इलाका ले ले। अब हिंदुस्तान का पक्ष भी कोई कमज़ोर पक्ष नहीं है। हिंदुस्तान की आर्मी में पूरी शक्ति है, दुनिया भर के ट्रूप्स हमने भी वहाँ लगा दिए हैं, हैवी गन्स, हैवी आर्टिलरी पोजीशंस हमने वहाँ मूव कर दिए हैं। तो इतना अगर ये बातचीत से ही मसला सुलझ जाए तो दोनों पक्षों के लिए आसान होगा। अदरवाइज इंडिया उसमें कोई कमज़ोर पड़ जाएगा चाइना से, ऐसा दिखाई नहीं देता। आपने कहा कि कमज़ोर पड़ जाएगा, ये ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने लिखा है उसमें उनका कहना है कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर आईटीबीपी के कम से कम 5 से 6 डिवीज़न तैनात होने चाहिए, तब हम उसकी पूरी तरह से सुरक्षा और उसकी देखभाल कर सकते हैं। और अभी तक जो तैनाती थी सिर्फ 1 डिवीज़न की। तो जाहिर सी बात है, और चाइना ने जिस तरह से डिप्लॉयमेंट किया है उससे लग रहा है कि वो सामने से तो जो दिख रहा है उसके ठीक पीछे उन्होंने अपने बेस जो है वो बढ़ा लिए हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो एक तरह से एक लिमिटेड युद्ध के मूड में चाइना इस समय है। उसका कारण ये भी है कि कोरोना के चलते वो पूरी दुनिया में घिरा हुआ है, बहुत सारे देश यूरोप के और अमेरिका ये जो है उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक तरह से ध्यान डाइवर्ट करने का भी तरीका है। और चीन का जो एक पुराना तरीका है कि वो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, मतलब 2 कदम कब्जा करो और फिर उसके बाद बातचीत करके 1 कदम पीछे चले आओ, लेकिन 1 कदम तक जो है वो आपका कब्जा फिर भी बरकरार है। ये जो सिचुएशन आपने बताया कि साहब हमारी आईटीबीपी कम संख्या में है, हमारी आर्मी वहाँ पर कम संख्या में, ये बात अपनी जगह ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि चाइना का डेवलपमेंट कहीं हमसे वहाँ बहुत ज़्यादा, ये तो अब भी परिस्थिति डेवलप हो गई है अप्रैल और मई के महीने में, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में चाइना ने अपने बहुत सारी बटालियन को बॉर्डर पर मोबिलाइज किया। बाद में जब उसके रिस्पॉन्स में हमने भी किया, अब हमारी सेना वहाँ भी कम संख्या में नहीं है। वो तो नॉर्मल सिचुएशन की बात है कि अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको कवर करना चाहते हैं 500 किलोमीटर के एलईसी को, तो आपको अपनी आईटीबीपी की संख्या जो है तो कम से कम 10 गुना करनी पड़ेगी। आपको अपने मिलिट्री का जो भी 1 डिवीज़न है वहाँ को 3 डिवीज़न आपको लगाने पड़े। वो बात उन्होंने बताया उसको 100% सिक्योर करने की। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में चाइना की भी वैसी स्थिति, चाइना ने ऐसे नहीं कि अपनी एलएसजी को अपनी साइड को कोई 100% सिक्योर करके वहाँ इतने ट्रूप्स लगा रखे। अब ये उन्होंने अप्रैल और मई के महीने में बताया जाता है कि कुछ स्पेशल एक्सरसाइज उन्होंने वहाँ पे की थी, जो कि स्पेशल एक्सरसाइज थी। उन ट्रूप्स को वापस चला जाना था एक्सरसाइज के बाद में, लेकिन वो ट्रूप्स वहाँ से वापस गए नहीं और उन ट्रूप्स को यहाँ पे रीडेप्लॉय कर दिया गया। ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो भी उनकी स्कीम होगी या जो भी उनके कारण रहे होंगे, उन ट्रूप्स को उन्होंने डेप्लॉय कर दिया जो हमको दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी संख्या में, मतलब हज़ारों की संख्या में वो ट्रूप जो हैं वो इन 3-4 जगहों पर उनके लगे हुए। लेकिन जब हमने देखा कि साहब चाइना ने मोबिलाइज किया, हमने भी मोबिलाइज किया अपने ट्रूप्स को। ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ हमारे पास में उस परिस्थिति में लड़ने वाले सैनिकों की संख्या है जो माउंटेन वार के और हाई एल्टीट्यूड वार के एक्लेमेटाइज हैं, उनको हमने मोबिलाइज किया। आज की डेट में हमारी संख्या उनकी संख्या के बराबर ही होगी, कोई पीछे नहीं होगी। वार होगी तो बराबरी की वार होगी। ऐसे नहीं कि इंडिया की कमजोर स्थिति में होगा, चाइना की बड़ी मजबूत स्थिति में होगा और लड़ लेगा। वो नॉर्मल सिचुएशन में हमको अपने ट्रूप्स बढ़ाने चाहिए, आईटीबीपी बढ़ानी चाहिए, वो बात अपनी जगह सही हो। चीन पर भी लागू होती है, दोनों देशों पर लागू होती है। नहीं, इसमें आप देखें कि 1962 में उस वहाँ पर एक इलाका है सिरजाप, वो जो पेंगोंग लेक है इन सब के पीछे है। तो 62 तक सिरजाप में हमारी उपस्थिति थी, हमारे कब्जे में था वो। 62 में उन्होंने कब्जा कर लिया, उसके बाद से हम फिर वहाँ नहीं जा पाए। अब जो पेंगोंग लेक है उसमें 8 फिंगर्स कहते हैं। 8 फिंगर्स में से 3 से लेकर के 8 तक में भारत पेट्रोलिंग करता था, स्थायी पोस्ट तो कुछ भी नहीं था। और चीन जो है वो 1 और 2 पे करता था। अब जो है भारत को वो 4 से आगे के जो पोस्ट हैं, बल्कि 3 से भी पर भी जो है वो करने नहीं दे रहा है। और उसका एक कारण ये है कि पोस्ट 3 तक पेंगोंग लेक में जो है हमने कुछ दिनों पहले सड़क बना ली, 2-3 साल पहले ही सड़क बन गई और तभी से वो इसका विरोध कर रहा है। और अब जो है वो 8 फिंगर्स में से जो हमारे हिस्से में जो 6 थे उसमें से वो 3 पर जो है बिल्कुल भी भारत को घुसने नहीं दे रहा है। तो इससे तो ये लगता है कि एक तरह से वो अपना कब्जा जो है वो जमाना चाहता है या जमा चुका है।
तो ये बात बिल्कुल सही है। आफ्टर ऑल जब उन्होंने अपनी सेनाएं वहाँ लगाई तो मकसद तो कुछ होगा, कोई ऐसा ही नहीं है तो वहाँ पे कोई खीर खाने तो आए नहीं है वहाँ। तो स्वाभाविक है कब्जा तो जमाना ही चाहता है। लेकिन जो पेंगोंग लेक की स्थिति है वहाँ पे 3 फिंगर पे हमारी आईटीबी की पोस्ट है और उस पोस्ट से हम 8 फिंगर तक जाके पेट्रोलिंग करते थे, वापस आ जाते थे, पेट्रोलिंग करते थे, वापस आ जाते थे। चाइना की पोस्ट श्रीजाप पे, श्रीजाप से चाइना भी 4 फिंगर तक आके पेट्रोलिंग करता था। चाइना अपनी टेरिटरी को 4 फिंगर तक मानता है, हम अपनी टेरिटरी को 8 फिंगर तक मानते हैं। ये परसेप्शन ऑफ डिफरेंस है, राइट। अब चाइना ने अपनी कुछ सेनाएं वहाँ पे लगा दी हैं, वो शायद 8 फिंगर तक उनकी सेनाएं हैं, उसके आगे भी हैं, लेकिन वो अब इंडिया को 4 फिंगर से ज़्यादा पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं। उनका पहले भी ये स्टैंड था कि भाई इंडिया की टेरिटरी जो 4 फिंगर तक है और उसके बाद में हमारी टेरिटरी है। अब उन्होंने अपनी सेनाएं लगे उसको इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं इंडियन पेट्रोल्स को कि भाई आप उस इलाके में जाए, वो डिस्प्यूट है। अब यही तो डिस्प्यूट है, इसी को सुलझाने का सारा सवाल है। लेकिन हरी जी, मैं बहुत सीधे सवाल पे आऊँगा कि इस समय जिस तरह के मूड में है चाइना, हर तरफ से वो एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। एक तरफ देखिए वो हांगकांग में एग्रेसिव हो रहा है और उन्होंने हांगकांग के लोगों के विरोध के बावजूद ये बिल पास कर दिया कि अगर चाइना के चीन का जो राष्ट्रगान है उसको हांगकांग में अपमानित किया जाएगा तो अपराध माना जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे और कानून भी उस सामने हैं। और अगर आप देखें तो जो बाकी पड़ोसी हैं उनको लेकर के भी काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। और जब से अमेरिका के साथ उसका एक तरह का शीत युद्ध शुरू हुआ है, तब से वो दोनों फ्रंट पे, एक तरफ तो अमेरिका और यूरोप के खिलाफ शीत युद्ध लड़ रहा है, लेकिन वो हेल्थ और उसके प्रोडक्ट बेचने के यानी उसके बाज़ार के तौर पर है। और दूसरी तरफ जो है वो जो बॉर्डर्स जो उसके हैं उसको भी वो सिक्योर करने, मतलब सिक्योर नहीं, विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। और जो पहले से जो समझौते थे, जो बातचीत हो चुकी थी, उनको लग रहा है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये लगता है कि भारत और चीन के बीच कोई, चाहे वो सीमित युद्ध हो सकता है? युद्ध तो नहीं हो सकता, लिमिटेड स्क्रिमिशेस कुछ हो सकती हैं, लेकिन युद्ध के आसार तो नहीं दिख रहे हैं अभी। क्योंकि अच्छी बात है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दोनों कंट्रीज ही वाटर टेस्ट करेंगे कि उनकी लिमिट क्या है, हमारी लिमिट क्या है, वो कहाँ तक जाएंगे, हम कहाँ तक जाएंगे। चाइना की इंटरनेशनल एम्बिशन जो है एक वर्ल्ड की सुपर पावर बनने की, वो कुछ छुपी हुई नहीं है। चाइना बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी हो गई है, बड़ी उनकी आर्मी हो गई, बड़ी नेवी, बड़ी एयरफोर्स, सारी चीज़ें उनकी बड़ी हैं। अब वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका में डेक्लाइन हो रहा है, जिस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी डाउन है और अमेरिका की चीज़ों में थोड़ा सा डेक्लाइन है, तो अमेरिका जो वर्ल्ड पावर की पोजीशन से फिसल रहा है और चाइना वहाँ आने की कोशिश कर रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से चाइना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपने लोगों को बिठाएगा, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में इधर उधर अपने सैनेट डे यहाँ बनाओ वहाँ बनाओ, वो सारी चीज़ें उनकी कोशिश उस डायरेक्शन में चल रही हैं। तो अब ठीक है, उनके पास में आज की डेट में पावर है कि इंटरनेशनल चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो डिप्लोमेटिकली भी इसको हल करने की इस मसले को वाटर टेस्ट करेंगे और मिलिट्रीली भी वाटर टेस्ट करेंगे। वो देखेंगे कि वो इंडिया की बॉटम लाइन क्या है, इंडिया देखेगा चाइना की बॉटम लाइन क्या है, और उसी में से कहीं ना कहीं बीच से कुछ, मतलब हो सकता है कि अभी इतना आसान नहीं इस मसले को सुलझाना। जब आप कई बटालियन लेके वहाँ बैठे हुए उस बॉर्डर पे, तो उनको वापस ले जाना आपके पार्ट पे उतना आसान नहीं होगा। आपको भी कोई एक सेफ एग्जिट चाहिए, दोनों को भी ऑनरेबल एग्जिट उस सिचुएशन चाहिए। लेकिन पहली ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे डोकलाम हो, चाहे डेपसांग हो, चाहे चुशूल हो, चुमार हो, पहली ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि भाई इस तरह की चीज़ों में स्टैंड ऑफ हमारे महीनों तक चले और उसके बाद में आपने दोनों ने मिलकर बैठ के कुछ फैसले के हल निकाला है और आप उससे दोनों कंट्री ने एक दूसरे को ऑनरेबल एग्जिट दिया है। हो सकता है कि इसमें ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए, हो सकता है ना मिल पाए, हो सकता है स्टैंड ऑफ थोड़ा सा लंबा चल जाए। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी कुछ भी कह पाना आसान नहीं। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन है, सब कुछ इसमें। युद्ध, एक लिमिटेड वार हो सकती है, छोटी मोटी कोई लिमिटेड वार उस इलाके जैसे कारगिल की थी, कारगिल तक में लिमिटेड, यहाँ भी हो सकती है। नहीं, लेकिन आप देखिए कि एक और रिपोर्ट मेरे सामने है, ये चीन में भारत के पूर्व राजदूत विजय गोखले, उनका एक आर्टिकल भी मीडिया में छपा है और वहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि चीन के बारे में ये तो अमेरिका भी कह चुका है कि WHO पर चीन ने कब्जा कर लिया है। और जो विजय गोखले जी हैं, उनका कहना है कि एक तरह से यूनाइटेड नेशंस को भी वो कंट्रोल करने की स्थिति में आ गया है और वो बाकी सारे लोगों को पूरी तरह से डिफाई करना चाहता है। यानी जो पहले दबाव अमेरिका का था, यूरोप का था, उस दबाव से भी चीन आगे बढ़ना चाहता है। तो अगर ये दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव ख़त्म हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत को अकेला करके और जो उसकी चीन की सीमा विस्तार की इच्छा है उसको पूरा करना आसान हो जाएगा।
कोशिश तो चाइना की है, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन दिखाई नहीं पड़ रही कि कोशिश तो चाइना की है, मगर क्या चाइना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? चाइना एक अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है। अमेरिका वर्ल्ड पावर था, एक लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम था, और वर्ल्ड का ज़्यादातर हिस्सा उस लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में जी रहा है, ना कि अथॉरिटेरियन सिस्टम में जी रहा है। तो अब चाइना उस अथॉरिटेरियन सिस्टम के साथ, उस ऑटोक्रेसी के साथ कितना आगे अपने इंटरनेशनल एम्बिशंस को पूरा कर पाएगा? क्या दुनिया उसको मानेगी? क्या दुनिया उसके पीछे लगेगी? क्या वो एक ट्रेंड सेटर हो जाएगा? ऐसा लगता नहीं। एक बार को लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में जीने की आदत पड़ जाए तो फिर आपको अथॉरिटेरियन सिस्टम में जाने में थोड़ा दिक्कत होगी। और चाइना के लिए अपना सिस्टम को बदल पाना आसानी, उसी सिस्टम में रह के उन्होंने इतनी तरक्की की है, अपने गरीब लोगों को मिडिल क्लास में वो लेके आए हैं और अपना तरक्की करें, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करें। उनके पास में कोई ऐसा कंपल्शन नहीं कि वो अपने सिस्टम्स को चेंज करें। लेकिन डेमोक्रेसी भी वर्ल्ड में मजबूत है, इतनी आसानी से वो जाने वाली है नहीं। तो कोई ये कहे कि साहब हमें इंडिया आगे जाके अकेला पड़ जाएगा, ऐसा दिखाई नहीं देता कि और इंडिया के चाइना के जो इकोनॉमिक रिश्ते हैं उसका असर चाइना पे पड़ेगा। कितना बड़ा मार्केट है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए, कितना बड़ा मार्केट है आज की डेट में। कोई भी आप फ़ोन उठा लो, सब चाइनीज़ दिखाई देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगर ज़्यादा वार हमारी बढ़ेगी, ज़्यादा डिफरेंसेस हमारे बढ़ेंगे, डिस्प्यूट में कन्वर्ट होंगे, इन सब चीज़ों पे असर पड़ेगा। तो चाइना के लिए भी उसको हैंडल करना उतना आसान नहीं होगा जितना देखने में लगता है। ठीक है, ये मार्केट तो है, लेकिन चीन ने एक और बड़ी सफलता भारत के आसपास प्राप्त की है, जिसको अभी हम भारत नेपाल सीमा विवाद के रूप में देखते हैं। अब कब ब्रिटिश टाइम में सुगौली की संधि के समय जब काली नदी का जो पूरा का पूरा विवाद खत्म हो गया था, उसको नेपाल ने फिर से शुरू कर दिया और वो उसको रीडिफाइन कर रहे हैं। मैप को उन्होंने रीडिफाइन कर दिया, जो पहले से मैप था जिस पर कभी विवाद नहीं था उस पर कर दिया है। उसके अलावा आप देखिए श्रीलंका को एक तरह से उन्होंने भारत के खिलाफ कर ही रखा है। तो म्यांमार जो है वो भी भारत के साथ नहीं था, पाकिस्तान तो है ही चीन के साथ पूरी तरह से। तो वैसे में एक ये भी दिख रहा है कि भारत को पड़ोसियों से भी जो है वो चीन अलग थलग करता जा रहा है। अलग थलग करने की चाइना की कोशिश है, लेकिन कितना अलग थलग कर पाएगा कितना नहीं, ये कहना अभी आसान नहीं है। हाँ, इंडिया को अपने नेबर्स के साथ में अपने रिश्ते पे कहीं जरूर से ध्यान देना चाहिए। चाइना के नेपाल के मामले में इंडिया की लापरवाही रही है। इंडिया ने उनको उतना सीरियसली नहीं लिया उन चीज़ों को जितना लेना चाहिए था। नेपाली समाज की सेंसिटिविटी, नेपाली लीडर्स की सेंसिटिविटी को ध्यान में नहीं रखा। आप अपनी चीज़ों से, अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, गलत है वो। मतलब आप अगर इंडिया ये सोचे कि छोटे कंट्री है तो उनको आप जैसे चाहें वैसे चलाने की कोशिश करेंगे, ये एटीट्यूड इंडिया का गलत है। इंडिया को अपने इस रवैये में चेंज करना चाहिए। ठीक है, नेपाल से कुछ आपके मतभेद हो रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी इतनी नहीं बिगड़ी हुई है कि इंडिया उसको रिपेयर ना कर सके। श्रीलंका में एक ज़माने में काफ़ी ख़राब स्थिति थी, अब उतनी ख़राब स्थिति नहीं है। और चाइना ने जो वहाँ पे किया है हम्बनटोटा पोर्ट को, उसको पहले आपने उसको फंड किया, अब आप उस पर अपना झंडा लहराने टेरिटरी आपने उसकी ले ली, तो उसको लेकर श्रीलंकाई लोगों में बहुत रोष है। इतना आसान नहीं इन सब चीज़ों को, जब आप टेरिटरी श्रीलंका की झंडा उस पर चाइना का लगा हुआ देख के लोगों को गुस्सा आता है। लोग कहते हैं कि भाई क्या पोर्ट हमने इसलिए बनाने के दिया था कि आप अपना यहाँ झंडा लगाते हैं। सिमिलरली अब दूर दूर से जब आप बातें कर लेंगे, जब चाइनीज़ लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नेपाल में होने लगेगा, उनको खुद समझ में आएगा। तो इंडिया को चाहिए कि अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे अपने संबंध अच्छे बना के रखें, और ये ध्यान में रखें कि अगर आप अच्छे नहीं बना के रखोगे तो आप चाइना को स्पेस दे रहे हो। वहाँ वो स्पेस उनको नहीं देना चाहिए। ये चीज़ चाइना की डिप्लोमेसी की गलती है कि वो स्पेस वहाँ दिया जा रहा है। अब चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इवन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान चाइना की गोद में जाएगा ही जाएगा। अब आपने बिल्कुल पिछले कई सालों से आपने पाकिस्तान से बात ही करना बंद कर दिया, तो ये तो होगा नहीं, कैसे आप इसको रोक पाएंगे? और तो उन्होंने बिना मतलब बांग्लादेश को अपने खिलाफ कर लिया। अब ये जो सीए का किस्सा है, वो आसाम का किस्सा, उसको लेके बांग्लादेश आपसे नाराज है। इस तरह की चीज़ लोगों ने साफ कहा कि वो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, और बांग्लादेश ने सरकारी तौर पर उनके मंत्रियों ने कहा कि अगर हमारे यहाँ तो भेजो, हम लेने के लिए तैयार हैं। अब पर भारत ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इसमें मैं, चूँकि डिप्लोमेसी की बात हो रही है, हम अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन सरकार का जो पूरा का पूरा रुख है वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई ख़ास बात हुई ही नहीं है। चीन अंदर आ गया है, उन्होंने पोस्ट बना लिए हैं, अपनी बड़ी संख्या में सेना तैनात कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है बहुत गंभीर नहीं है, या फिर देश से कुछ चीज़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या ये समझ सकते हैं कि कहीं हो सकता है कि जो सरकार है वो कंसीड कर जाए कि जो चीन के साथ जो है वो चाहता है वो मान ले?
अब देखिए ये पता चलेगा जब अब जैसे आज बातचीत हो रही है, उसके बाद में पता चलेगा आपको, हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, पता चलेगा उस टॉक्स का आउटकम क्या निकला। अगर वो टॉक मान लीजिए फेल हो जाती तो आगे किसी और लेवल पे बातचीत होगी, ये आगे आगे पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी का सवाल है, वो लगता है कि उस पूरे इशू को अंडर प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट थोड़ा सा नेशनलिटी इशूज़ पे थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो ये नहीं चाहते कि लोगों में ये परसेप्शन जाए कि भी चाइना के सामने भारत कमज़ोर पड़ रहा है। इस परसेप्शन को नहीं देना, इसीलिए इस तरह की बातें। नहीं तो कुछ इलाके छोड़ देंगे, वो अल्टीमेटली चाइनीज़ कहेंगे कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे, तो ये भी संभव है कि वो देश के सामने चूंकि अपना एक बड़ा राष्ट्रवादी चेहरा रखना चाहते हैं, इसलिए वो कहेंगे कि नहीं ये तो गया ही नहीं है। हो सकता है वो कह दें, लेकिन इन चीज़ों को आज की डेट में शैलेश जी छुपाना बहुत मुश्किल है। ऊपर इतनी आंखें लगी हुई, इतने सैटेलाइट लगे हुए हैं, आज की डेट में जरा सा टेंट लगा हुआ तो उसकी पिक्चर तो आपके पास में आ जाती है, और वो पहले की पिक्चर से कंपेयर कर सकते हैं ये टेंट पहले वहाँ था कि नहीं था। तो अगर वो जो 1 अप्रैल का स्टेटस को है वो अगर कहीं पर नहीं भी बनेगा तो उसकी खबरें तो आ जाएंगी, उसकी उन खबरों को छुपाना तो संभव नहीं है, वो सब चीज़ें तो आ जाएंगी जहाँ जहाँ हैं। अभी पनाग साहब की आर्टिकल में आप देखेंगे तो उन्होंने सैटेलाइट की पिक्चर उसमें लगाएंगे, उसमें बताए हुए कि यहाँ पे टेंट है, यहाँ पे टेंट है, यहाँ पे चाइनीज़ बैठे हैं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें साफ साफ। अब आज की डेट में किसी देश के लिए उन चीज़ों को छुपाना उतना संभव नहीं जितना कि पहले था। तो लोग कहते हैं कि नहीं साहब हमारी बातचीत होगी, वापस चले गए, वापस नहीं गए, वो दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड पे, तो वो चीज़ें तो निकल के आएंगी, तो वो उसको तो आप नहीं रोक सकते, वो उसको छुपा नहीं सकते। हाँ, कोशिश इनकी जरूर रहेगी कि भाई इसको अंडर प्ले करें, किसी तरीके से अपने निगोशिएशन करके बातचीत कर, वो कोशिश है वो कर रहे हैं। हरि जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार से, और इन्होंने भारत चीन सीमा विवाद पर, खास तौर पे जो कुछ अभी लद्दाख में हो रहा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप satyhindi.com पर लॉगिन करके अपनी राय लिख सकते हैं। कृपया शालीन भाषा में अपनी बात रखें, और अभद्र भाषा प्रयोग करने से आप ओछे दिखाई देते हैं, आपका बड़प्पन नहीं आता है। इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो के बाद और हमारे वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, उसको दबाएं। वहाँ आप देख सकते हैं कि हमसे आप और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं। satyhindi.com फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम के लिए मैं बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।